सो हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज के इस वीडियो में आपको 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी वीडियो में आपको भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। ठीक है, तो गाइस सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस यहाँ पे जो है कि मेरा फर्स्ट टाइम है इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा मैं लाऊंगा इस चैनल पे। और गाइस मैं जस्ट भी तैयारी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो मैंने नोट्स और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि मैंने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड। तो गाइस आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस अभिक्रिया को देखिए और बताइए कि इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा। हालांकि आपको आंसर कोने में दिख रहा होगा बट आप उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको फाइनली अपना आंसर को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया 2 और 3 और डैश उसके बाद है 3 और 2 निम्न में से होती है किस कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, और तो इसमें आपको बताना है कि आपका आंसर इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको फाइनली आप लोग टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इस तो यहाँ पे आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे रेट मतलब कि के। तो गाइस चलिए हम चलते हैं सेकंड नंबर को क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे गाइस सबको दिखाई दे रहा होगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है। ठीक है, अभिक्रियाओं मतलब कि यहाँ पे बताया कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 2 से 3 के बीच रहता है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको जो कि क्वेश्चन नंबर 3 को आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, तो इसमें लायोफिलिक मतलब लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो आपको आंसर इसमें बताना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर जो यहाँ पे खून दिख रहा होगा, गोंद दिख रहा होगा, यहाँ पे दूध दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो गाइस ये सब जो है कि लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, ये सब लायोफिलिक कोलाइड है। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कुहासा। ठीक है, सी नंबर। तो गाइस मतलब 3 का आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पे लायोफाइट कोलाइड कुआसा नहीं है। सीधे आगे बढ़ते हैं। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो गाइस इस सब क्वेश्चन जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो कोलाइडी कणों का आकार जो है कि किसके बीच रहता है, तो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का सी। ठीक है, कोलाइडी कणों का विकर्ण जो है कि 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तो एस्ट्रोज के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा डाइस्टोज डाइस्टोज। ठीक है, डायस्टेज। तो 5 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में रासायनिक अधिशोषण की दर होता है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण का दर होता है, यानी कि जो रासायनिक अधिशोषण का दर होता है दाब को बढ़ने में बढ़ा मतलब कि दाब बढ़ने से बढ़ती है, या तो एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, दाब दाब बढ़ने से घटती है। तो इसमें हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो कैसे जब ये तो कैसे ये सब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब सारा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में पूछा गया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वी के परत पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो कैसे पृथ्वी के परत पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 7 का जो है कि आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पायरोलिस पायरोलिगन्स अम्ल में रहता है। ठीक है, पायरोलिगन्स में अम्ल रहता है कौन सा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 10% एसिटिक अम्ल। ठीक है, 10% एसिटिक अम्ल। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी। ठीक है, 10% एसिटिक अम्ल। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे जो है कि आंसर जो हमारा नो का यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें आपको गाइस अपने यूपीए के नाम में तो पढ़ाई होगा। ठीक है, मतलब कार्बनिक यौगिक में। तो इसमें हमारा आंसर जो है कि आपको कौन सा होगा ये आपको खुद से बताना है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे आपको 3 मिथाइल यहाँ पे दिख रहा है और एक NH2 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस 3 मिथाइल का हमारा हो जाएगा टर टर्सरी, और यहाँ पे एमीन NH2 का एमीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इथाइल है, सॉरी 3 मिथाइल है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टर्सरी एमीन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का देखते हैं। तो जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सबसे भस्म होता है, ठीक है। जलीय विलयन में कौन सबसे भस्म होता है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। C6H5SnH2, ठीक है। C6H5NH2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए घोल में निम्नलिखित में से कौन भस्म अम्ल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, C3H9N अणुसूत्र द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो C3H9N में अणुसूत्र किसकी तरह व्यक्त किया जाता है, तो इनमें हमारा सभी आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें प्राइमरी में होता है और टर्सरी में भी होता है और सेकेंडरी में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है कि फाइनली राइट ये हो जाएगा 3 नंबर का। तो कैसे यहाँ पे मैं यदि आप कहोगे बताने के लिए तो मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, पर चलिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और गाइस निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसको हम मतलब कि जो अवकृत करेंगे तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको कार्बिल एमीन को अगर आप कार्बिल एमीन को अवकृत करते हैं तो गाइस आपको जो है कि टर्सरी सॉरी सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। तो हमारा राइट आंसर 12 का जो है कि सी हो जाएगा, ठीक है। 12 का सी कार्बिनल एमीन, ठीक है। तो गाइस इस सब क्वेश्चन को आप याद रखें, ठीक है। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है कि गन्ने में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, ठीक है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है, तो कैसे ये क्वेश्चन आपका आंसर पता होना चाहिए, हालांकि आप जान भी रहे होंगे, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इस वीडियो में एंड तक का जरूर देखना, ताकि मैं भी यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, तो उसका ध्यान देना है। और ये सब काफी ऑब्जेक्टिव जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है जो कि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक, क्या है एंजाइम, एंजाइम एक प्रोटीन है। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, घनाकार क्रिस्टलीय में ब्रेवियस जालों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3। तो यहाँ 15 का आंसर सही हो जाएगा। और चलिए 16 का देखते हैं, एक अष्टफलक रिकित निम्नलिखित में से किसके गोलों से घिरी होती है, एक अष्टफलक रिकित निम्नलिखित में से किसके गोले से घिरी होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर, ठीक है, 6। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टलीय घनत्व में कमी होती है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट की। सब गाइस काफी ज्यादा छोटा 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 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको आगे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो FeO4, FeO4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा FeO4, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसका आपको आंसर खुद से बताना है कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है, बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्वथनांक उन्नयन। चलिए हमारा जो है कि 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, अब आप बताओ कि घोलक में 1 kg में उपस्थित घुल्य में मोलों की संख्या होती है, घोलक में उपस्थित एक सेकंड मोलों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये बताना है। तो हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर, यानी कि मोल प्रवास, यानी कि 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या क्या कहते हैं, यानी कि एक के जी बिलियन में घुले मोलों की संख्या को मोल प्रवाच कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या बात बताया गया है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है, जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसमें बताया गया वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन परिवर्तन के उबालता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कह रहा वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी भी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, क्या होगा हमारा आंसर, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे
ये जो ट्रोपिया मिशन करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा आंसर को जो है कि 22 का देखते हैं। 22 का क्या आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक की तरह व्यवहार करता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा आंसर हमारा, सी नंबर, यानी कि 22 का जो हमारा राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को याद करना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, इसमें जो दिखा गया निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से गाइस बताने तो नहीं वाला हूँ, कोई गाइस यहाँ पे क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा NO2, ठीक है, NO2। तो चलिए ये गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है। 24 नंबर का जो है कि क्वेश्चन को खुद से बताना है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हमारा इसमें जो होगा, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आपको इसमें जो है कि आपको यहाँ पे बी नंबर मानना होगा, ठीक है। बी नंबर का राइट आंसर है। और हालांकि आपको जो पता होगा प्लीज कमेंट करना। चलिए पहले समय क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें MN की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है, ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग जो खुद कमेंट करना। और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है, ठीक है। एक्टिनाइड नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, टेरिबेरियम, ठीक है। क्या होगा आंसर हमारा, राइट आंसर टेरिबेरियम। निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है, एक्टिनाइड नहीं है, टेरिबेरियम। तो चलिए यहाँ से हमारा 26 नंबर कंप्लीट हुआ। और आइए यहाँ पे देखते हैं 27 से। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है, ठीक है। आयन रंगीन है, तो बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, कॉपर, ठीक है। कॉपर Cu+ आयन। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है, ये रंगीन है, कॉपर होता है, ठीक है। बाकी बस सब जो है कि यहाँ पे रंगीन है। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, आयन प्रतिचुंबकीय है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्केडियम, यानी कि Sc3+ आयन। तो चलिए हमारा 29 क्वेश्चन को देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए हमारा आंसर को 30 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है, कोबाल्ट। तो आपको पता ही होगा कि कोबाल्ट जो है कि विटामिन B12 में उपस्थित होता है। चलिए सही है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक है, यौगिक बहुलक कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, ठीक है। राइट आंसर सी, बट देखते हैं क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, ठीक है। और कैसे यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेफ्लॉन। क्या होगा राइट आंसर, टेफ्लॉन। इसमें तो अपने बहुलक में पढ़ाई होगा, ठीक है। क्लोरो क्लोरोक्यूविन एक है, क्लोरोक्यूविन क्या है, तो क्लोरोक्यूविन जो है कि एक, चलिए इसका आंसर मुझे भी पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि एंटी मलेरियल है, ठीक है। एंटी मलेरियल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड्स है ना, ब्रॉड्स स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, शायद सी, हाँ राइट आंसर, ठीक है, सी, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमारा क्या आंसर होगा। चलिए तो 35, निम्नलिखित में से कौन गेम में कसीन है, गेम में सीन है, ठीक है। गेम में कसीन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, गेम में कसीन है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड निम्नलिखित में से कौन गेम में कसीन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो चलिए हम लोग 36 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा K2SO4। क्या हो जाएगा राइट आंसर, K2SO4। चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो एक फराडे के बराबर होता है, तो ये आपको पता होगा, एक फराडे के बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, यानी कि 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। जब लेड संचय, ठीक है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। H2SO4 पुनः क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 38 का। चलिए 39 का देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाए तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये अब यहाँ बता देते हैं, ठीक है। तो यार कैसे गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबको रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसको बताने में टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यानी कि देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसका मुझे भी पता नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ईंधन सेल है। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह का सेल है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कि हमारा ईंधन सेल है। कौन सेल है? ईंधन सेल है, ईंधन सेल है, ठीक है। चलिए एक तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ में तरह से कैसा गया है, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर आपको जो है कि समय के साथ घटती है। क्या होगा आंसर? राइट आंसर समय के साथ घटती है, यानी कि 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी, समय के साथ घटती है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। चलिए हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो तब यौगिक बनता है। वो कौन सा यौगिक बनता है? यहाँ पे कह रहा है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक बनता है। उस यौगिक का नाम बताओ, ठीक है। तो ये आपको जो कि याद करने वाली चीज़ है, इसलिए तो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिटल डिहाइड। क्या होगा राइट आंसर? एसिटल डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आपको शायद याद ही होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड O प्लस Cl प्लस H2O BSO4 और RCH को साथ यदि हम इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम रोजमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसको कौन अभिक्रिया कहते हैं? रोजमुंड अभिक्रिया, यानी कि हमारा आंसर बी सही हो जाएगा 44 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन एल्कडोल संघनन नहीं है? एल्कडोल संघनन नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। राइट आंसर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, जो कि एल्कोडोल संघनन नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गाइस आपको आंसर भी देखने को मिल रहा होगा बगल में। तो मैं जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें यहाँ पे आपको आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसमें तो ऐसा मैंने कुछ कमी रह गई है, तो मैं अगली वीडियो में पूरे कमी को सुधार लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 46 नंबर क्वेश्चन को, जब फॉर्मल्डिहाइड की उपस्थिति जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा यौगिक का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको याद भी कर लेना है जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी नंबर, ठीक है। तो मैं हालांकि हर क्वेश्चन को जो कि 2-2 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए जो याद नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे COOR जो कि इस तरह का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो आप लोग देख लो फिर से निम्नलिखित में से इस तरह का क्रियाशील मूलक कौन सा है। आपको यहाँ पे C है ना, COOR। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम जो है कि फॉर्मल अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को अंतर किया जा सकता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जा सकता है। तो जब हम लोग 49 का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्शन यहाँ पे देख लो और बताना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 49 का, ठीक है। इस रिएक्शन को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख लो और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यहाँ पे राइट आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का। सल्फाइड एस्को का सांद्रण, सांद्रण जो है कि पर्याय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड एस्को का सांद्रण आपने पढ़ाई होगा तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ाई होगा कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण जो है कि फेर उत्प्लावन विधि से किया जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड एस्को का सांद्रण जो कि सल्फाइड, तुम्हारा राइट आंसर फेर उत्प्लावन विधि हो जाएगा 50 नंबर का राइट आंसर। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, वीडियो कट गई यार। वैसे यहाँ पे हमारा 50 तक कंप्लीट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कई क्या बने हुए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन धातु के निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा Fe, ठीक है, जिसे हम आयरन कहते हैं। तो इसको गाइस 2-3 मरते पढ़ लेना है, ठीक है। याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा मेरी इस वीडियो को देख लेने के बाद। पता चलेगा कि कौन सा धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो आयरन, ठीक है। ठीक, 52 क्वेश्चन देखते हैं। हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारा हीलियम हो जाएगी। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से जरूर देखना और एंड तक जरूर देखना, ताकि ये जो क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट ईयर पूछा गया था, तभी मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सिक अम्ल बनाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सिक अम्ल बनाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, F2 यानी कि फ्लोरीन, F2। और यहाँ पे S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि गाइस 2022 में पूछा गया था। सल्फर 8 यानी कि सल्फर की अभिक्रिया, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। यानी कि आपको यदि आपको सल्फर यानी कि सल्फर 8 दिखाई दे और उसमें आपका ऑक्सीकरण अवस्था पूछे, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था पूछे, तो उसमें आपको राइट आंसर जो होगा आपका 0 होगा। क्या होगा आंसर, 0, ठीक है। तो हमारा 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे जो 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 55 का, 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सबसे कम वाष्पशील कौन सा है, जल। सभी लिंगेंड होते हैं, ठीक है, सभी लिंगेंड होते हैं, सभी लिंगेंड लेविस्क भस्म होते हैं। क्या होते हैं, लेविस्क भस्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। तो इसमें राइट हो जाएगा, अनुचुंबकीय की बात की जा रही है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय यहाँ पे गाइस दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जिसमें भी NiCl4 दिख जाए तो उसको आपको क्लिक कर देना होगा, क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, NiCl4, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जैव अणु को Mg के एक प्रमुख संगठक है।
निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg का प्रमुख संगठक है? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है कि क्लोरोफिल हो जाएगा। यानी गाइस मैग्नीशियम का प्रमुख घटक जो है कि वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का प्रमुख घटक यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का प्रमुख घटक जो है कि क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको पढ़ लेना एक बार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साइड नंबर का। ठीक है, तो जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एमएनओ। ठीक है यार, छोटा हो गया। हाँ, तो हमारा साइड को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर। वो जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है उससे हम लोग एमएनओ4 कहते हैं। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं कथन, इनमें से कौन कथन मतलब कि गलत है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, यहाँ पे आपको देखो गाइस, सबको ये आपको पहले आपको डी नंबर का देखना है। या NiCl4 ये अनुचुंबकीय चतुर्फलन है? तो हाँ, ये तो मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, अनुचुंबकीय फलन ही है। और ये भी NiCH3 जो है कि ये STF फलन गाइस, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा जो है कि इसमें जो गलत बताया गया वो ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये अनुचुंबकीय और चतुर्फलकीय नहीं है, ये कटकुट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो हमारा 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो अग्निशामक में जो उपयोग होता है CCCl3 सॉरी CCCl4। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 62 का राइट आंसर ए CCl4। ठीक है, और मोनोहेलोजन व्युत्पन्न को H के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनता है? एल्कीन। तो ये भी गाइस कब रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं जिसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो गाइस वो फाइनली एग्जाम में आते हैं तो उसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया का क्या बनाता है? एल्कीन। ठीक है, तो चलिए हमारा 63 का हो गया। 7 क्वेश्चन इधर पे और है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ओल के और ब्यूटेन 1 ओल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन जो है कि 1 ओल और 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है तो हमारा राइट आंसर 14 का जो है कि डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, तो गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक मतलब निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 और Cl2 अधिक सूर्य का प्रकाश? ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, यानी कि C6H6 का जो है कि इसका जो है कि मतलब क्रियाशील मूलक जो होता है वो बेंजीन होता है और इसका जो है कि Cl का जो है कि क्लोराइड होता है और यहाँ पे सूर्य के साथ अभी क्रिया करा रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ऐसे ये सब चीज़ आपको याद करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यही जो है कि आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, ठीक है, चलिए 67 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने में मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? बड़े पैमाने में मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाई पायरोलिग्नेस। ठीक है, पायरोलिग्नेस अम्ल से। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल किससे बनाया जाता है? पायरोलिग्नीस अम्ल से, ठीक है। तो 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील मूलक है और यहाँ पे अल्कोहल में उपस्थित रहता है, जो कि अल्कोहल में उपस्थित रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल में जो उपस्थित रहता है वो OH रहता है, OH इस तरह से, ठीक है। और ये जो होता है ये एमीन में होता है, और CHO जो कि एल्डिहाइड में होता है, और ये होता है कीटोन में होता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसमें राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एम क्लोरोफिनोल दिख रहा होगा। तो ये राइट आंसर होगा कि यहाँ CS यही जो है कि सर्वाधिक अम्लीय है, एम क्लोरोफिनोल। और सर ये हमारा गाइस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखना, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी कि 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल पर को निर्जलीकरण बनता है एल्डिहाइड। तो वैसे यहाँ पे मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया है 70 का। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी करना। और जब तक आपके एग्जाम नहीं खत्म होता तब तक मेरे चैनल पर वॉइस VPI और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की वीडियो मैं लाते रहूँगा, ऑल सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे आपको जो है कि कोई भी सरकारी सेवाओं का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो हम उसे भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि वीडियो कैसी लगी चैनल को कमेंट करना। बाय।